नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज का लेक्चर हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में है, रेडियो एक्टिव डिके लो। हम रेडियो एक्टिव डिके लो को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी का, कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। तो आज के लेक्चर में लेट्स सी व्हाट वी विल स्टडी। हम रेडियो एक्टिव डिके लो पढ़ेंगे, क्या होता है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन हम जानेंगे, और पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई किस तरीके से, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर डिके क्या होगा, ठीक है, कितने बचेंगे, कितने न्यूक्लियाई सर्वाइव करेंगे, है ना, आफ्टर सर्टेन टाइम कितने न्यूक्लियाई डिके हो जाएंगे। देन हाफ लाइफ हम जानेंगे कि 50% हमारा न्यूक्लियाई हो गया डिके, तो कितना टाइम लगेगा 50% डिके होने में, तो क्या सिग्निफिकेंस है हाफ लाइफ का, ठीक है। और रेडियो एक्टिव डिके को हम हाफ लाइफ की टर्म्स में देखेंगे, समझ में आ चीज़ें। देन वी विल हैव मीन लाइफ टाइम, ठीक है ना। एक एवरेज टाइम न्यूक्लियस सर्वाइव करता है बिफोर इट डिकेज, तो वो हमारा मीन लाइफ टाइम होता है। तो वो कितना होता है, कैसे निकालते हैं, वो सारी हम चीज़ जानेंगे, समझ में आया। देन वी विल हैव हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ रिलेशनशिप। तो हाफ लाइफ और मीन लाइफ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्योंकि दीज आर वेरी क्रूशियल फॉर द न्यूमेरिकल पर्पसेस, ठीक है। और डी के इक्वेशन को मीन लाइफ के टर्म्स में हम जानेंगे। देन वी विल सी एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल। एक्टिविटी क्या होता है रेडियो एक्टिविटी सैंपल का, उसको जानेंगे। एक्सपोनेंशियल डीके देखेंगे हम एक्टिविटी का। देन एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, मीन लाइफ, और एक सैंपल हमारे पास है, इट हैज़ सम गिवन मास। तो उस गिवन मास का रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी क्या होगी, स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। देन वी विल सी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स क्या होती है, हम ऐसा यूनिट्स देखेंगे। एंड देन वी विल ऑल्सो सी प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है, उनको जानेंगे। देन वी विल सी डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड हाउ डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, उसको जानेंगे। सर्वाइवल एंड डीके प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि न्यूक्लिया है आफ्टर सम टाइम या इन अ स्मॉल इंटरवल dt, ठीक है ना, हाउ इट विल डीके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डीके। देन वी विल सी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर द डीके टाइम एंड देन इंस्टेंटेनियस डीके प्रोबेबिलिटी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की, ठीक है। तो देखो बुक्स वगैरह के बारे में मैंने पहले भी बताया, आप DCTL की बुक से कवर कर सकते हैं इस टॉपिक को, समझ में आई चीज़ें। सो लेट अस सी। तो देखो जो रेडियो एक्टिव डीके होता है एक रेंडम और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हम जानते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। अब हमारे पास एक कोई सैंपल है, इसमें ये न्यूक्लियाई हो गए, ठीक है। तो रेंडम, हमें नहीं पता कि ये वाला न्यूक्लियाई डीके करेगा या ये न्यूक्लियाई डीके करेगा, ये नहीं डीके करेगा, तो रेंडम होता है, ठीक है ना। तो पूरा स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है, समझ में आई चीज़ें। तो एक रेंडम और एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिव डीके। तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होते हैं ना, ठीक है ना, डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल। तो कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल यदि हमारे पास, आप देखो जैसे मान लो इसमें मान लो एट t इज इक्वल टू 0 हमारे पास कितने नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हो गए इनिशियली टाइम पे एन नोड, और आफ्टर टाइम t, टाइम कितना हो गया हमारे पास t टाइम, कुछ समय बीचा, ठीक है। तो न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दिस सैंपल, अब कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, मान लो इसमें n न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले तो n नोड न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने प्रेजेंट है n, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी कहाँ गए, डीके हो गए। तो इनिशियली कितने थे, n नोड थे, अब कितने बचे हमारे पास, अभी प्रेजेंटली कितने हैं, n है, पहले कितने थे n नोड, तो बाकी कहाँ गए, वो डीके हो गए हमारे पास, समझ में आया। तो जो dt टाइम हुआ उसमें वो क्या हो गया, डीके हो गए, ठीक है। अच्छा, अब नाउ लेट अस अज्यूम dn, है ना, मान लो dn किसी d टाइम में, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम इन d टाइम हमारे पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके होते हैं, dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके होते हैं। तो नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई विच डिसइंटीग्रेट या डीके इस स्मॉल इंटरवल टाइम में, तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो जो रेडियोएक्टिव लॉ कहता है, वो रेडियोएक्टिव डीके लॉ क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ना डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं पर सेकेंड इन रेडियोएक्टिव सैंपल, ठीक है ना, समझ में आया। यानी जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, द रेट एट विच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग, तो ये वैल्यू डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टाइम के साथ तो नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव क्यों, क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं, तो ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट, मतलब अभी कितने प्रेजेंट है उसके अंदर, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई करंटली प्रेजेंट, समझ में आया, ये है। क्योंकि जितना ज़्यादा ये प्रेजेंट होंगे उतना हमारे पास, हम उसी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आता है, तो ये है, समझ में आया। तो dn अपॉन में dt, और ये मेरे पास लैम्डा n, तो यही मेरे पास रेडियोएक्टिव डीके लॉ कहता है। तो रेडियोएक्टिव डीके लॉ क्या कहता है, जो रेट ऑफ डीके है, मतलब इसको, इस पूरे को हम रेट ऑफ डीके बोलते हैं, ठीक है ना। किस रेट से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, न्यूक्लियाई जो है डीके हो रहे हैं। तो जो रेट ऑफ डीके है इट इज़ प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल किसके है ना, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच हैज़ नॉट डिकेड, जो सर्वाइव कर गए हैं आफ्टर टी टाइम, वो डीके नहीं हुए, समझ में आया। तो ये इट इज़ प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से। इसको डीके कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट। तो बेसिक मैथमेटिक्स है, तो ये क्या होगा, डीके कांस्टेंट है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है समय के साथ। मान लो अभी मेरे पास एक ही सैंपल है, ठीक है, अभी इसके अंदर 5 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है मान लो, ठीक है, अभी जो, ठीक है, और बाकी मान लो पहले कितने थे, मान लो पहले 20 थे, अभी कितने बचे, 5 बचे,
और समय बीता, अभी फिर कितने बचे, मान लो 7 बचे, तो समय के साथ डिके हो रहा है, ठीक है। तो ये अनडिकेड न्यूक्लियाई है, ठीक है। ये भी धीरे धीरे फिर कितने बचेंगे, मान लो अभी सिर्फ 3 बचे हैं, बाकी कहाँ गए, डिके हो गए। तो ये है, ठीक है। तो हम इसको अपनी इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब सोल्व कर सकते हैं। तो सिंपली क्या हम इसको करें, देखो हम आप इसको dn/n, ठीक है, और ये माइनस के लैम्डा dt को मैं इधर ले गया। तो देखो इनिशियली क्या है, तो एनोड पार्टिकल थे, आफ्टर टाइम t कितने बचे, n बचे, बाकी डीके हो गए। तो इनिशियली 0 टाइम पे तो एनोड थे, आफ्टर टाइम t कितने बचे, n पार्टिकल्स बचे, n न्यूक्लियाई बचे हम कह सकते हैं। तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है इंटीग्रेशन इसका, ठीक है, समझ में आया। तो ये है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, लोग नहीं तो लिखेंगे, ठीक है। ये मेरे पास ये हो गया, इसको हम फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं। तो माइनस के लैम्डा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टी। तो काफ़ी सिंपल है, तो आप ऐसे लिखो इसको। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन है, आप लोग जानते हैं, समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं, तो कहने का मतलब सिंपली है, या आप इसको थोड़ा सा हमने एग्जेजरेट कर दिया चीज़ों को। तो बेसिक मैथमेटिक्स है, तो हम इसको, मैंने सिंपली इसको ऐसे ही तो लिखा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको लिखेंगे किस तरीके से, वो उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया मेरे पास, और ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपली इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है ना। तो यह रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन इसको कहते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करती है रेडियो एक्टिव डिके लॉ को। तो क्या ये शो कर रहा है, ये क्या, जो न्यूक्लियाई बच गए, तो इट रिप्रेजेंट्स शोज द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, ठीक है ना, अनडिकेड न्यूक्लियाई, और वो क्या एक्सपोनेंशियली क्या हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक न्यूक्लियाई था ए, वो किस में डिके हो गया, बी में, कुछ उसने मेरे पास अल्फा या बीटा पार्टिकल्स रिलीज किए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये मेरे पास क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई है, समझ में आया, ऐसे तो होगा। तो नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट एनी टाइम इज देयर फॉर, कितना होगा, यही तो होगा, क्योंकि ये जो अनडिकेड है, जो बच गया। अब देखो जो बाकी, ये तो डॉटर न्यूक्लियाई होगा, अभी डीके हो रहा है, तो डीके कितना अनडिकेड न्यूक्लियाई है, यही तो इक्वेशन देगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई आपसे पूछे तो सिंपली यही तो आएगा, ठीक है। अच्छा डॉटर न्यूक्लियाई मुझे निकालना, तो डॉटर न्यूक्लियाई मुझे कैसे निकालेंगे, सिंपली के ऐसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। नोड इनिशियली था, अभी कितना बचा मेरे पास, अभी इतने बचे। तो ये क्या डिफरेंस देगा भाई, जो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो चुके हैं, समझ में आया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास डॉटर न्यूक्लियाई हम निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। ग्राफ हम देख सकते हैं, तो देखो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, आप इस ग्राफ को इस तरीके, हम ग्राफ को n/n नोड इज इक्वल टू e⁻ लैम्डा टी, यही तो है। आप इसको y इज इक्वल टू e⁻x, इसके फॉर्म में यदि देखो ग्राफ को अच्छे से, तो मेरे पास क्या, यही तो फॉर्म आएगी, ठीक है, समझ में आया। तो ये पार्टिकल्स मेरे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। देखो ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गया, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है वो मैं बताऊंगा, बस अभी आप फिलहाल के लिए, ठीक है ना, हमको इतना ही जानना है कि मेरे पास जो पार्टिकल अनडिकेड न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, समझ में आया, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो जो डॉटर न्यूक्लियाई क्या होगा, ये इसमें तो इंक्रीमेंट होगा। तो अब हम इसका ग्राफ कैसे आएगा, आप देख सकते हैं टाइम के साथ, तो टाइम के साथ ये टर्म डिक्रीज होगी, तो ये टर्म इंक्रीज होगी, तो मेरे पास क्या आएगी, ये ग्राफ आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो ये मैंने पेरेंट न्यूक्लियाई के लिए बनाया है, और ये मेरे पास डॉटर न्यूक्लियाई के लिए है, ठीक है ना, समझ में। तो ये इक्वेशन इसके लिए आ गई, ठीक है। तो ये है, तो नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई डेट हैज़ डिकेड अप टू टाइम टी इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल नंबर एंड द नंबर रिमेनिंग। ये मैंने आपको बताया, जो हमें नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई देता है, ठीक है, ये हम बता चुका मैं आपको। सो दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जो डिके हो चुके हैं, डेट हैव ओकर्ड अप टू टाइम टी, ठीक है ना, समझ में आया। इट इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड प्रोवाइडेड द डॉटर न्यूक्लियाई इज स्टेबल, मतलब अब वो स्टेबल हो गया, अब कितने बचे हैं हम निकाल सकते हैं ना, यही तो मैंने बताया। अब आपसे कोई पूछे कि भाई कितने पार्टिकल अभी प्रेजेंट हैं जो अनडिकेड है, तो अनडिकेड तो इतने हैं, ठीक है। या ऐसे पूछेगा वो कि पेरेंट न्यूक्लियस कितने बचे हैं आफ्टर टाइम टी, पेरेंट न्यूक्लियाई कितने हैं, तो वो भी यही आएगा, सेम चीज़। अच्छा, अब वो पूछे यदि आपसे कि नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई कितना है, तो डॉटर न्यूक्लियाई हमें निकालना है, तो डॉटर न्यूक्लियाई हम निकाल सकते हैं, तो यही हो गया डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। अच्छा, वो पूछे कि कितने पार्टिकल से डिके हो चुके हैं, तो वो यही तो है, ठीक है, तो डिकेड पार्टिकल हम निकाल सकते हैं, समझ में आया। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है रेडियो एक्टिव डिके के, जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है रेडियो एक्टिव सैंपल में, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं, जो हमें ये इक्वेशन बताती है, समझ में आया, ये हम जानते हैं। तो जो डिसइंटीग्रेशन है इज फास्ट इन द बिगिनिंग बट बिकम स्लोअर विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो एक्सपोनेंशियल डिके में यही होता है, आप देखो, ठीक है ना। तो इनिशियली फास्ट होता है, देन इट बिकम स्लो इंटीग्रेशन, ठीक है।
द लार्जर द वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी द हायर इज़ द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, उतना ही ज़्यादा रेट क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन का भी होगा। ठीक है, ओबीवियस सी बात है, क्योंकि रेट ऑफ इंटीग्रेशन जो है, रेट ऑफ डीके का हो या रेट ऑफ इंटीग्रेशन है, वो डायरेक्टली वो क्या है, इज इक्वल टू हमारे पास लैम्डा एन, यही तो है, मतलब डी एन बाई डी टी जो है वो लैम्डा एन है, तो यही तो है रेट ऑफ डीके, ये इक्वेशन। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको रेट ऑफ डीके को ही हम एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ए से भी लिखते हैं या हम आर से भी लिखते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के, तो जितना ज़्यादा लैम्डा की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी होगा। ठीक है, समझ में आया। इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर अ रेडियोएक्टिव सैंपल विल टेक इनफाइनेटली लॉन्ग टाइम टू डिसइंटीग्रेट कंप्लीटली। हम ये तो हमें एक्सपोनेंशियल डीके से ही पता चल गया। ठीक है ना, ये बहुत टाइम, इनिशियल तो काफ़ी टाइम जल्दी डीके होगा, लेकिन बाद में बहुत टाइम लेगा। ठीक है ना, समझ में आया। ये यहाँ आसानी से एक्स एक्सेस को टच नहीं करने वाला कि कोई हमें फाइनाइट टाइम मिल जाएगा कि हम डीके हमारे पास हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही कम टाइम लेते हैं डीके होने के लिए, और ऐसे भी होते हैं जो इनफाइनाइट टाइम लेते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लेते हैं डिसइंटीग्रेट होने के लिए। समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ। तो देखो हाफ लाइफ क्या होता है, रेडियोएक्टिव सैंपल के टाइम इंटरवल है जिसमें 1/2 ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल जो है ओरिजिनली जो प्रेजेंट होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डीके हो जाता है। या मैं कहूँ 50% पार्टिकल जो है जो प्रेजेंट था पहले, अब वो 50% बच गया, तो 50% कहाँ गया, डीके हो गया, तो अब 50% ही बचा है, तो कुछ तो टाइम लगा होगा ना, उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। समझ में आया। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो यानी हमारे पास डीके इक्वेशन क्या है, यही तो हमारे पास डीके इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने क्या जाना, यदि टाइम जो है मान लो हाफ लाइफ लिया हमने, टी कितना लिया 1, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस टाइम में ना जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बचे हैं, अब ये क्या होता है, अनडिकेड पार्टिकल्स है, वो कितने बचे, पहले कितने थे एन नोड, अब कितने बचे, हाफ बचे, तो ये आधे बचे बस, और आधे कहाँ गए, वो डीके उड़ गए, तो ये तो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं जो सर्वाइव कर गए, तो ये एन नोड अपॉन 2 ही बचा है भाई। ठीक है, अच्छा हमने लिख लिया लैम्डा, और ये हमारे पास T1/2, ये कट गया। समझ में आया। तो ये तो टर्म आई है। तो यदि आप नेचुरल लॉग लो दोनों साइड, तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपली यही आएगा। ठीक है, ये आ गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, माइनस लैम्डा T/2। तो log 1 इसको मैं क्या लिखूंगा, log 1, ये log 2, ये टर्म तो मेरे पास कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, समझ में आया। तो मेरे पास यही तो बचा, माइनस से माइनस काट दो, तो मेरे पास T/2 यदि मुझे निकालना हो तो ln2 में लैम्डा, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, समझ में आया। तो T/2 टाइम आ गया, नेचुरल लॉग की वैल्यू 0.6931 में लैम्डा भी हम लिख सकते हैं, तो ये है सिंपली। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो हाफ लाइफ जो है रेडियोएक्टिव सैंपल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये तो एलन नेचुरल लॉग तो कांस्टेंट हो गया, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डीके कांस्टेंट के। ठीक है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। अब यहाँ तो ये तो है नहीं कि एम कितना है, मास कितना है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ लैम्डा पर है भाई। कोई अब हमारे पास ये कोई भी सैंपल है, हमें नहीं चाहिए 1 किलो हो, 2 किलो हो, 3 किलो हो, 20 ग्राम हो, 30 ग्राम, हमें कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, तो जो हाफ लाइफ होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन डीके कांस्टेंट पर निर्भर करती है। ठीक है ना, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डीके कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो हाफ लाइफ कम आएगी, ऑब्वियस सी बात है, कम ही आएगी भाई। डीके कांस्टेंट ज़्यादा है, यहाँ का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो पार्टिकल तो कम ही समय लेगा, आधा 50% डीके होने में तो बहुत कम समय लेगा वो, तो इसलिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी हमें पता चल जाती है। ठीक है ना, हम रिलेटिव, अब मान लो भाई 2 पार्टिकल है ए और बी, वो न्यूक्लियाई हो गए। ठीक है, ये जो है इट टेक्स लार्ज टाइम, है ना, ये क्या ले रहा है, लार्ज टाइम ले रहा है 50% डीके होने में, और ये स्मॉल मतलब बहुत ही कम टाइम ले रहा है 50% डीके होने में। तो मैं कह सकता हूँ भाई ये ज़्यादा स्टेबल हुआ इसके कंपैरिजन में, रिलेटिव स्टेबिलिटी बताता है ना भाई। ये जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है 50% डीके होने में, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अदर न्यूक्लियाई विच डिकेज 50% इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये तो जो वैल्यू है हाफ लाइफ की रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की या जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है, तो लॉन्गर हाफ लाइफ का मतलब मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू शॉर्टर हाफ लाइफ। ठीक है, अब जैसे हाफ लाइफ कैन बी एज लॉन्ग एज 10⁻10 पावर, देखो इतना हाफ लाइफ 10⁻10 ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स है। इट इज़ कंपेरेबल टू द एज ऑफ द यूनिवर्स, जितना भी ब्रह्मांड का यूनिवर्स का एज है ना, इट्स अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल टू डेप्थ। और शॉर्ट भी हो सकता है, कितना शॉर्ट है देखो 10⁻⁻15 सेकेंड, इतना भी कम हो सकता है, देखो पता भी नहीं चलेगा आपको, इतना कम टाइम भी है हाफ लाइफ का। तो नेचर में ना जो न्यूक्लियाई हमारे पास है जिनका हाफ लाइफ इतना ज़्यादा है, वो तो हमें आसानी से मिल जाएंगे, वो तो अभी ऑलमोस्ट आधे डीके भी नहीं हुए होंगे। समझ में आया। ठीक है, और जो ये हैं उनका तो वो तो ऑलमोस्ट डीके हो चुके होंगे, उनका तो मैं नामो निशान भी नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे पता चला इतना, हम जनरली लेबोरेटरी में जैसे
हम लेबोरेटरी में पता चलता है, मतलब आर्टिफिशियली जो प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसमें देखा जाता है कि तो बहुत ही कम समय में 50% डीके हो गया। तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास पोलोनियम है, ठीक है, रेडियम होगा, रेडोन हो गया हमारे पास। तो देखो 3.8 डेज लेता है ये, है ना। पोलोनियम कितना लेता है, 3 × 10⁻⁻⁷, कितना कम टाइम है। रेडियम देखो, रेडोन सॉरी, कितना टाइम ले रहा है, 162 ईयर्स। यूरेनियम कितना है हमारे पास, 4.5 × 10⁹ ईयर्स, ठीक है ना। यानी बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स से ये हमारे पास है यूरेनियम। जब से इस पृथ्वी की संरचना हुई है, इस यूनिवर्स की संरचना हुई है, बना है, तब से यूरेनियम है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है, जो शॉर्टर लाइफ के होते हैं, वो तो नेचर में मिलेगी नहीं ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी में। क्यों नहीं मिलेंगे, जिनकी शॉर्टर लाइफ है, बहुत ही कम है, 10⁻⁻15 जैसे होंगे भाई, क्योंकि डीके हो चुके हैं, कहाँ से मिलेंगे। तो नेचर में आज वो हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन हमको लेबोरेटरी में हम उनको प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है, ठीक है। अब जो डीके इक्वेशन है, उसको हाफ लाइफ के टर्म्स में हमें लिखना है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो डीके इक्वेशन हमारे पास क्या है, यही तो है, ठीक है, समझ में आया। तो हमने लिखा, तो लैम्डा की वैल्यू हम क्या जानते हैं, हमने अभी लैम्डा की वैल्यू हमने जाना, हाफ लाइफ क्या निकाला, ये तो है ln2 में लैम्डा, ये है। तो लैम्डा की वैल्यू मुझे लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, यहाँ से ln2 में t⁻1 t हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, और कैसे लिखा जा सकता है इसको, तो यदि आप ध्यान से देखो, एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये इसको मैं ऐसे लिख लूँ, तो देखो ये एक्चुअली में है क्या, ln, अब मैं इसकी पावर में t की पावर जो है ये लिख लेता हूँ, क्योंकि आप इसको आगे हम लिख सकते हैं ना, तो आगे आ जाएगा। तो वो ये है कि एक्चुअली में ये तो है t हाफ ही तो है, ठीक है। तो n = n0, तो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो हम जानते हैं यदि e⁻⁻ के ln x है हमारे पास में, कुछ पावर में है, तो ये है, तो ये टर्म ये किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास यही टर्म पूरा का पूरा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस में है ना, तो इसको मतलब सॉरी इसको हम ऐसे लिखिए, माइनस में है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की फॉर्म में। यानी मैं कहने का मतलब ये है, इस तरीके से विटामिन, ठीक है। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल, देखो यहाँ ध्यान से देखो, मैं इसको आपको थोड़ा सा मैं पूरा टर्म ही लिख देता हूँ, इस फॉर्म में होता है ये एक्सपोनेंशियल ln या x यदि है तो =x होगा, ठीक है। ये फॉर्म है, यही हमें कंसेप्ट यहाँ निकालना है। तो मैं स्कोर कैसे लिख सकता हूँ, माइनस साइन को कैसे हटाएंगे, तो ये मेरे पास क्या जाएगा 1/2 और ये t ये आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो n = n0, तो ये x ही एक तरीके से, तो ये मेरे पास कितना आएगा 1/2 t, समझ में आया। तो ये हाफ लाइफ के टर्म्स में हम इक्वेशंस को लिख सकते हैं, डीके इक्वेशंस को हमने लिखा है, समझ में आया। तो देखो, तो अब ध्यान से देखो, यदि हम फर्स्ट हाफ लाइफ की बात करें, ठीक है, मान लो मेरे पास भाई टी की वैल्यू कितनी रखी भाई, 50 हाफ लाइफ है, मान लो जिसमें आधा डीके होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी कितना हो गया n/2 बचा है। अच्छा, अभी सेकंड मतलब 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ यदि मैं बात करूं, अभी कितना बचा मेरे पास, n/2 है, ठीक है, समझ में। अभी और आधा कितना डीके होगा, इसका आधा कितना होगा, यही तो होगा, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 की पावर 2 आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा, ठीक है, समझ में। थर्ड हाफ लाइफ और हाफ और आधा कब डीके होगा, अभी कितना बचा, सिर्फ इतना बचा है, तो इसका आधा कितना होगा, अभी प्रेजेंट है ना भाई, मेरे पास इतना बचा, तो वो इसका आधा कितना होगा, तो n/2 में 2 की पावर 3, एक और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो 8 आएगा, ठीक है। तो हम इसी तरीके से n हाफ लाइफ्स में बता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जनरलाइज यदि हम करें, n = n0, ठीक है, समझ में आया। ये 1/2 और ये 10, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब देखो ये ऐसे ही है, देखो भाई टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम तो t हो गया और n हाफ लाइफ्स है, तो टोटल टाइम को मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, n हाफ लाइफ्स हो गई, टोटल टाइम वो n हाफ लाइफ्स है इनटू में हाफ लाइफ, तो ये टोटल टाइम मेरे पास आएगा, इट इज़ द टोटल टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू n हाफ लाइफ्स, ठीक है। तो वही लिखा है, तो इसी को मैं यहाँ से n तो लिखूंगा, इसको t/1/2 वो, ठीक है, समझ में आया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह में काफ़ी काम आता है। मीन लाइफ टाइम की बात करें हम, तो देखो मीन लाइफ या एवरेज लाइफ, ठीक है, ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द एवरेज टाइम अ न्यूक्लियस सर्वाइव्स बिफोर इट डीके, मतलब डीके होने से पहले कितना टाइम वो रहा, वही तो उसका मीन लाइफ लेंगे। अब देखो मीन लाइफ क्यों लेंगे, देखो एक सैंपल हो गया, ठीक है, एक न्यूक्लियाई आपके पास ये है, एक न्यूक्लियाई आपके पास ये है, एक 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 ये है, ये, ठीक है, समझ में। तो इस सैंपल में ना, ये मान लो मेरे पास यूरेनियम आपने लिया, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम यूरेनियम है, और ये आपके पास 20 ग्राम है, लेट अस अज्यूम। इसमें तो बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, 9, ठीक है ना, बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। अब ये न्यूक्लियाई
क्या होगा, ये अलग तरीके से डीके होगा, ठीक है। इसका हाफ लाइफ हो सकता है अलग हो, इसका अलग होगा, वो सॉरी हाफ लाइफ हमारे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पर निर्भर करता है, ठीक है। हाँ वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, नहीं सॉरी सेम रहेगा क्योंकि वो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पर निर्भर करता है, तो वो सभी के लिए सेम रहता है, वो सैंपल पर कितना मास है उस पर निर्भर नहीं करता। तो ये मीन लाइफ हो गया। तो देखो तो ये इसका अलग टाइम होगा, तो इसका अलग टाइम होगा पूरे डीके होने का इसका, क्योंकि रैंडम प्रोसेस है, ठीक है ना। हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कौन सा पहले ये वाला डीके होगा या ये वाला डीके होगा या ये वाला डीके होगा। तो एक रैंडम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये, ठीक है। कौन सा हमें पता नहीं है कि भाई ये कौन सा, अब तुमसे पूछिए इस 20 ग्राम सैंपल में से कौन सा रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डीके हो रहा है, तो हम नहीं बता सकते, इसलिए हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच अपनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। भाई 20 ग्राम में अब तुम निकालो बहुत, तो तुम आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यूजिंग एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो इसमें कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, तो बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें होंगे, तो कौन सा डीके हुआ तुम्हें बताना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच अपनाते हैं। तो सभी न्यूक्लियाई का मुझे क्या निकालना है, मीन लाइफ क्या होगा, तो एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मीन लाइफ हम मतलब लाइफ टाइम क्या होगा, तो इसलिए हम एवरेज निकालते हैं। तो मीन लाइफ क्या एक्चुअली में एवरेज टाइम है, न्यूक्लियस सर्वाइव्स बिफोर इट डिकेज, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल एवरेज देता है ऑफ ऑल इंडिविजुअल न्यूक्लियाई इन द सैंपल, इस सैंपल में जितने भी इंडिविजुअल न्यूक्लियाई होंगे ना सबका, ठीक है, समझ में आया। तो ये है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मान लो कंसिडर कर लो एक सैंपल है, तो इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे कितने पार्टिकल्स हैं, एन नॉट पार्टिकल्स है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट डिके इन दिस स्मॉल इंटरवल, ठीक है। तो टी एंड टी प्लस डी टी टाइम में कितने पार्टिकल से डीके होंगे, तो हम जानते हैं कि हम एन इज इक्वल टू एन नोट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये तो है। आप कितना आप डिफ्रेंशिएट करो तो डी एन इज इक्वल टू एन नोट, ठीक है, लैम्डा ई टू द पावर माइनस के लैम्डा टी और ये डी टी, ये आ गया। पॉजिटिव साइन हम क्यों लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल रहे हैं ना हम, तो कितने इस डी टी टाइम इस टाइम इंटरवल में कितने हमारे पास डीके हो गए, ठीक है, समझ में आया। तो ये कोई डाउट है, तो ईच ऑफ दीज न्यूक्लियाई हैज लिव्ड फॉर अ टाइम टी बिफोर डिकेइंग, भाई समझ में, भाई टी टाइम तक तो ये क्या थे, एट टाइम टी दीज आर द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, ये क्या है, अनडिकेड न्यूक्लियाई, अनडिकेड है ये, ठीक है, समझ में, ये अनडिकेड न्यूक्लियाई तो थे, तो ईच ऑफ दीज न्यूक्लियाई सर्वाइव किए हैं टी टाइम तक, अब टी टाइम तक ये सर्वाइव किए, लेकिन टी प्लस डी टी टाइम में डीके हो गए, तो क्या चेंजेस आया, इसको डिफ्रेंशिएट करो कितना चेंज आ रहा है इसमें, तो उतना ये डीके हो गए, मतलब दिस अमाउंट ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वुड से हैज डिसइंटीग्रेटेड। तो जो टोटल लाइफ टाइम होगा ऑल न्यूक्लियाई का सैंपल में हम सभी का लाइफ टाइम का हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो टोटल लाइफ टाइम यदि मुझे निकालना हो, तो टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इंटीग्रेट करो 0 to इन्फिनिटी टी और डी एन, ये इंटीग्रेट कर देंगे। एवरेज निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली थे कितने, ये आ जाएगा, समझ में। अब मान लो भाई देखो N1 न्यूक्लियाई है, तो N1 न्यूक्लियाई का मान लो टाइम T1 है, N2 का कितना है, N2 का T2 है, और N3 न्यूक्लियाई ऐसे है जिनका लाइफ टाइम T3 है। तो ये ऐसे तो इसी तरीके से तो ये वही चीज़ है ना, ये डिस्क्रीट फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको इंटीग्रेट करके कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे, समझ में आया। तो वही है, अब मैं इसको यदि मैं इसी टर्म को एन नोड से डिवाइड कर दूँ तो एवरेज निकल जाएगा। तो ये तो टी होगा, डी एन का वैल्यू मैंने लैम्डा एन नोड ई माइनस लैम्डा टी डी टी लिखा। तो मीन लाइफ हम निकालें यानी टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नोड। तो देखो एन नोड से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। एन नोड कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, ये कट जाएगा, ठीक है। आपके पास लैम्डा भी कॉन्स्टेंट है, आपके पास 0 to इन्फिनिटी टी ई माइनस एल टी डी बचा, ठीक है। तो गामा इंटीग्रल क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी, है ना, आपके पास x टू द पावर n ई टू द पावर माइनस के x dx, ये होता है हमारे पास। तो फॉर्म क्या होती है, k की पावर n+1, ठीक है, और ये n+1, ये हमारे पास होता है। तो काफ़ी सिंपल है, इसको आप जानते हैं गामा इंटीग्रल को, तो आप इसको हम और कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली में क्या, t ई टू द पावर माइनस के लैम्डा टी डी टी, यही तो है, ठीक है। तो ये क्या होगा, के यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो के की पावर वो लैम्डा की पावर कितनी होगी यहाँ पे 2, ठीक है। और ये कितना आ गया 1+1 कितना होगा 2 फैक्टोरियल, तो सॉरी 2 हो गया, समझ में। और हम जानते हैं मेरे पास सपोज ये कितना होगा गामा, तो ये n माइनस के 1 फैक्टोरियल होगा, तो यानी मेरे पास 1 फैक्टोरियल आ गया, तो यानी लैम्डा स्क्वायर, तो यानी ये 1/लैम्डा स्क्वायर आ गया। सिंपल इंटीग्रेशन किया, एक लैम्डा बाहर था तो मेरे पास 1/लैम्डा आ गया। तो जो मीन लाइफ है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द डीके कांस्टेंट, ठीक है। तो मीन लाइफ भी क्या है, रेसिप्रोकल है डीके कांस्टेंट का। कोई डाउट है, समझ में आया तो ध्यान रखना। हाफ लाइफ हमने निकाला था, हाफ लाइफ हमारे पास क्या आया था ln2/लैम्डा, ठीक है। टाउ मीन लाइफ कितना आया है 1/लैम्डा। तो मैं अपना यदि मुझे रिलेशन निकालना हो
तो हाफ लाइफ के बीच में मुझे रिलेशन निकालना हो, ठीक है ना, तो 1/λ को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक टाउ टाउ मैं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन ना हो कि 2 के मल्टीप्लिकेशन में, तो ये लिख लिया, समझ में आया। और λ2 का चाहता हो वो ln2 का वैल्यू लिख लो 0.6931 टाउ, सिंपल है। टाउ के फॉर्म में लिखना चाहते हो ln2 का आप डिनोमिनेटर में ले आओ, ठीक है, ये ln2 आ गया, 1/ln2 का वैल्यू 1.44 t½ होता है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, आपका मर्जी है, समझ में आया। तो याद रखना देखो बहुत ज़्यादा आसान है, तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो हाफ लाइफ कम होता है, ये मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये ln2 टाउ ऐसे लिखते हैं, ln का वैल्यू 0.6 है, देखो 0.6 है, 0 पॉइंट समथिंग किसी की में मल्टीप्लाई होगी ना तो वैल्यू और कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा यदि मैं मीन लाइफ के टर्म्स में लिखूंगा तो मीन लाइफ ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है हाफ लाइफ से, ठीक है ना, तो 1.44, ठीक है ना, ये आएगा मेरे पास। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्म में याद रख सकते हो, आपका मर्जी है। तो जो मीन लाइफ है इज ऑलवेज लॉन्गर देन हाफ लाइफ, इट्स एन ऑब्वियस। तो देखो यदि हाफ लाइफ 1 सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 50% डिके हो रहा है, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम, तो 50% डिके हो रहा है। तो देखो यदि मैं यहाँ पे 1 सेकंड लिखूँगा तो मेरे पास मीन लाइफ कितना आ रहा है 1.442 सेकेंड, ठीक है। 1 यदि 10 साल है, हाफ लाइफ 10 साल है, तो वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिके होने में कितना टाइम ले रहा है, ऑलमोस्ट 14.42 ईयर्स ले रहा है, ठीक है। तो मीन लाइफ इज लार्जर बिकॉज सम न्यूक्लियाई सर्वाइव्स फॉर मच लॉन्गर देन द हाफ लाइफ, पुलिंग द एवरेज अपवर्ड, सिंपल सी बात है। अब देखो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हाफ लाइफ 1 सेकंड है तो फुल लाइफ कितना होना चाहिए 2 सेकंड, ऐसा नहीं है, ये एवरेज निकाला है हमने, क्योंकि हर न्यूक्लियाई का अलग अलग होगा ना, ठीक है, तो ये गलतियाँ मत करना। अब देखो डीके इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मीन लाइफ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो ये हमारे पास डीके इक्वेशन है, ये तो है, ठीक है। अच्छा अब यदि टाइम जो है हमारे पास कितना हो जाए मीन लाइफ जितना, यानी 1/λ हो जाए हम कहें, तो सिंपली मेरे पास कितना होगा λ/λ, ये कट गया, तो n = n0/में ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। कब, यदि मैं हमारे पास टाइम क्या है मीन लाइफ टाइम, मतलब मैं देखना चाहता हूँ कितने टाइम में वो डिके हो रहा है, तो मेरे उस केस में पार्टिकल्स कितने बचेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा अब मीन लाइफ के टर्म्स में लिखना है टाउ, टी की जगह आपने सिंपली टाउ लिख दिया, ठीक है, या लैम्डा की वैल्यू हम जानते हैं 1/τ होता है, तो लैम्डा की वैल्यू 1/τ लिख दिया तो ये आ गया। तो मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप देख, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजमेंट आप देख सकते हो ये सेम है। तो यानी जब टाइम जो है टाउ होता है तो कितने पार्टिकल्स बचे, इतने पार्टिकल्स बचे मात्र, और बाकी कहाँ गए, डिके हो गए, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या हो गए, डिके हो गए। तो मीन लाइफ में ना, तो मीन लाइफ में एक तरीके से वो टाइम हुआ ना जिसमें नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई जो है वो कितने बच गए, 1/e टाइम्स द इनिशियल पार्टिकल्स, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि कितना परसेंट बचा, अभी 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, परसेंटेज की टर्म्स में यदि हम निकालें, ठीक है ना, तो 36.8% बचा, बाकी सब क्या हो गया, डिके हो गया। तो ये एवरेज है, ठीक है ना, ध्यान रखना एवरेज टाइम है ये। तो एवरेज टाइम वो टाइम है जिसमें 36.8% न्यूक्लियाई बचा है और बाकी सब क्या हो गया, डिके हो गया, समझ में आया। ये है टाइम कांस्टेंट, इट इज टाइम कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल डिके तो शो कर रहा है, आप देख सकते हैं इक्वेशन एक्सपोनेंशियल डिके तो है ना। तो इट इज द टाइम एट विच द सर्वाइविंग फ्रैक्शन, या ऐसे भी कह सकते हैं सर्वाइविंग फ्रैक्शन e⁻⁻1 बचा है, सिंपल सी बात है। या सर्वाइव कितने करें, सिर्फ 36.8% न्यूक्लियाई सर्वाइव कर रहे हैं, बाकी डिके हो गए हैं। तो जितना जितना इस समय में जो होता है वही मीन लाइफ है, ठीक है। या क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लेगा कि यदि 36.8% ऑफ द न्यूक्लियाई हैज़ डिकेड देन एट व्हाट टाइम इट, मतलब क्या टाइम था, है ना, मतलब तुम इट डिकेज इन हाफ लाइफ, मीन लाइफ और सम अदर, ठीक है। तो आप बता सकते हैं मीन लाइफ में ही होता है। बात करते हैं देखो अब एक्टिविटी की। तो देखो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डिफाइंड एज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑकरिंग पर यूनिट टाइम, इसको हम डीके रेट या डिसइंटीग्रेशन रेट बोलते हैं, यानी dN/dt को ही हम, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं, समझ में। तो ये ध्यान रखना। तो देखो ये पॉजिटिव साइन हम लिखते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ डिके पर सेकंड, नंबर ऑफ डिके पर सेकंड ही तो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन तो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई डिक्रीज कर रहा है टाइम के लिए, वो शो कर रहा है ना। लेकिन हम एक्टिविटी जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि dN/dt क्या है, वो तो साइन के साथ वो डिक्रीज हो रहा है, एक माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है तो प्लस आएगा। तो एक्टिविटी क्या है, डिके रेट है, एक्टिविटी का डिके रेट या डिसइंटीग्रेट रेट, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो एक्टिविटी को हम जनरली इससे लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं जनरली, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन हम पॉजिटिव टर्म लेंगे, तो ये है, ये आप इसको ऐसे समझो, हमने ये सिंबल लगा पॉजिटिव टर्म लेंगे। तो मैं एक्टिविटी या टाइम टी लिखना हुआ तो मैं ये लैम्डा एन के इक्वल होता है, तो ये लैम्डा एन टी के इक्वल होता है, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल है।
अब आप और ज़्यादा फर्दर इसको सोल्व करना चाहते हो तो हम इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख दो, ये आ गया। ये जो होता है ये होता है। अब t इज इक्वल टू 0 पे ये क्या बचेगा, ये तो बचेगा भाई इनिशियल क्या एक्टिविटी थी, तो मैं ना तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो दिस इज ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ द रेडियोएक्टिव डिके लॉ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डिके लॉ, तो डिके लॉ को एक्टिविटी फॉर्म में भी हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए नोड हमारे पास क्या था, इनिशियल एक्टिविटी थी एट टाइम 0। तो एक्टिविटी है रेडियोएक्टिव सैंपल की, ये भी एक्सपोनेंशियली डिके हो रही है विद सेम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। हाफ लाइफ की टर्म्स में लिखना तो सिंपली वही है। तो हाफ लाइफ के टर्म्स में आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे वो लिखेंगे तो सेम एक्सप्रेशन है। तो जिस तरीके से हम नंबर ऑफ लिक्विड न्यूक्लियाई हमारे पास आया था एन नोड, ठीक है ना, तो 1/2 एन यही तो था। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे एन नोड, ठीक है ना, 1/2 एन, सॉरी ये तो सेम चीज़ आएगी, ठीक है। एन की वैल्यू में नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को हम जान ऐसे भी लिखते हैं। टोटल टाइम यदि मेरे पास टी है, नंबर ऑफ एन हाफ लाइफ्स ये हो गया, तो मैं इसको t/, में ये लिख सकता हूँ, समझ में आया, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मीन लाइफ के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। हम जानते हैं मीन लाइफ के तो 1/λ, तो 1/λ की तरह लिखना होगा। तो मैं क्या करूँगा, लैम्डा की वैल्यू को 1/τ लिखूँगा, ठीक है। ऐसे लिख लिया, काफ़ी ये हो गया। नाउ एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अ सैंपल। अब हमारे पास कोई रेडियोएक्टिव सैंपल, उसका कुछ मास है, तो मास मान लो इसमें ये हमें कुछ दे दिया मास, तो मास हो गया सैंपल का m, है ना। मान अब ये कुछ तो होगा भाई, 20 ग्राम 10 ग्राम यूरेनियम है या पोलेनियम है, रेडियम है, तो कुछ तो है। तो कोई रेडियोएक्टिव सैंपल होगा तो उसका कुछ ना कुछ मोलर मास होगा, ठीक है। वो m हो गया, n हो गया, 2 नंबर हो गया। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे इस सैंपल में, या नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स को मैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऐसे तो लिखता हूँ। ये हो गया हमारे पास सिंपल, कोई डाउट है। तो हम जानते हैं एक्टिविटी को हम और किस तरीके से लिख सकते। देखो ए हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू लैम्डा एन, यही तो होता है, ठीक है। तो लैम्डा एन की वैल्यू आप लिखो m अपॉन में मोलर मास इनटू में, ये हो गया ख़त्म कहानी, सिंपल है, ठीक है। ये हो गया। अब लैम्डा की वैल्यू आपने देखो ये हमारे पास ये टर्म आ गई है ना, m अपॉन में n अपॉन में, और ये आपने लैम्डा की वैल्यू लिख दी या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी। तो एक्टिविटी हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ सैंपल से, मोलर मास से, हाफ लाइफ से। हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं इस सैंपल में उसकी जरूरत नहीं पता करने की, है ना। तो एक्टिविटी पता की जा सकती है यदि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं रेडियोएक्टिव नहीं। अब ये नहीं पता कि भाई, है ना, समझ में। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं जो डिके हो रहे हैं उसकी जानने की जरूरत ही नहीं है, हम एक्टिविटी तब भी पता कर सकते हैं। बस हमें मास पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए, ठीक है, हाफ लाइफ पता होनी चाहिए, या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है, तो देखो स्पेसिफिक जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ना फिजिक्स में, तो इसका मतलब इट इज़ डिवाइडेड बाय मास या इंडिपेंडेंट ऑफ मास यदि हम कहें तो मास को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो एस क्या बन जाएगा, यही तो होगा। तो मेरे पास देखो क्या बचेगा, लैम्डा वो के 2 नंबर अपॉन में मोलर मास, तो यही तो है, बस हो गया। तो इसी को हम स्पेसिफिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो सिर्फ मोलर मास पे डिपेंड करेगी, अब है ना। अब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ गिवन मास, है ना। सैंपल कितना है, अब उस सैंपल का मास का सैंपल कुछ हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो नोट ऑन द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट, कितना अमाउंट उस मटेरियल का प्रेजेंट है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो कितने न्यूक्लियाइड है, मैंने भी लेना देना, ठीक है। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी रेडियोएक्टिव आइसोटोप की, समझ में आया, ठीक है। अब 20 किलो पर भी सेम आएगी, 10 किलो पर भी स्पेसिफिक एक्टिविटी सेम आएगी, है ना। जब 3 किलो ले लो 2 किलो ले लो, स्पेसिफिक एक्टिविटी दोनों केस में क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, समझ में आया। तो न्यूक्लियाइड विद शॉर्टर हाफ लाइफ, अब शॉर्टर हाफ लाइफ यदि है तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो स्पेसिफिक एक्टिविटी ज़्यादा आएगी, इट डिकेज मोर रैपिडली पर यूनिट मास, समझ में। तो ये अब बात करते हैं हम यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी की। तो देखो जो एक्टिविटी होती है ना रेडियोएक्टिव सैंपल की, ये क्या, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, है ना। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम ही तो है। इसी टर्म्स में हम रेडियोएक्टिव सैंपल्स की रेडियोएक्टिव यूनिट्स को मतलब एक्टिविटी को मेजर करते हैं रेडियोएक्टिव सैंपल्स की। तो 2 यूनिट, एक तो एसआई यूनिट और एक प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है। तो जो एसआई यूनिट है ना वो क्या है, बेक्रेल है। तो जो हेनरी बेक्रेल थे जिन्होंने सबसे पहले रेडियोएक्टिविटी के बारे में बताया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, टू टेल डेट देर आर सम पार्ट न्यूक्लियाई इन द नेचर, ठीक है ना, विच इमिट्स इनविजिबल रेज, जिनको बेक्रेल रेज कहा गया। नाम रेडियोएक्टिविटी बाद में पड़ा, ठीक है ना, वो मैडम क्यूरी ने नाम दिया था उनका। तो इनिशियली बेक्रेल ही थे जिन्होंने रेडियोएक्टिविटी के बारे में एक्चुअली में बताया था हमें, ठीक है। तो इन्हीं को नाम पर ये यूनिट पड़ गई, तो ठीक है। तो एक्टिविटी मेरे पास क्या, dN/dt तो है,
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम है, तो 1 डिके पर सेकेंड, एक सेकेंड में एक डिके हो रहा है, समझ में आया, तो 1 बेक्रेल आ गया। तो इन्हीं के नाम पर ये ऐसा यूनिट है, तो ये ध्यान रखना। तो 1 बेक्रेल इज इक्वल टू 1 डिके पर सेकेंड। काफ़ी स्मॉल यूनिट है, सुटेबल फॉर एक्सप्रेसिंग एक्टिविटीज ऑफ स्मॉल सैंपल्स एंड लो लेवल रेडिएशन सोर्सेज। तो ये ऐसा यूनिट यही है, तो ये ऐसा यूनिट ही है। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है ना, जहाँ ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन होता है एक सेकेंड में, वो हम क्या करते हैं, क्यूरी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यूरी ओल्डर प्रैक्टिकल यूनिट है एक्टिविटी के लिए। ये मैडम क्यूरी जो थी, उनके फादर थे, वो हस्बैंड और वाइफ थे दोनों, उन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी टर्म भी कोइन की थी। दे डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो 1 क्यूरी कहने का मतलब क्या हो गया, जो डिके रेट है इट इज़ 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो यानी 1 क्यूरी में क्या होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 10, सॉरी 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिके पर सेकेंड। समझ में, ये ध्यान रखना। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट है। तो 1 डिके पर सेकेंड ऐसा यूनिट है। 1 क्यूरी 3 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिके पर सेकेंड हमारे पास क्या हो गया, प्रैक्टिकल यूनिट है। ठीक है, समझ में। तो अब इसको तो 1 क्यूरी हम लिख सकते हैं, तो डिके पर सेकेंड है, तो यानी 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेक्रेल में भी मैं लिख सकता हूँ। वैसे भी दोनों के बीच में मैंने रिलेशन पता कर लिया। ठीक है, ये सब यूनिट्स की यदि बात करें तो मिली क्यूरी लिखना है तो देखो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, है ना। माइक्रो क्यूरी लिखना हो तो यानी 10 टू द पावर -6 क्यूरी हो जाएगा। और एक क्यूरी हम जानते हैं 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेक्रेल होता है। ठीक है, समझ में आया। तो काफ़ी सिंपल है। रदरफोर्ड इज ऑल्सो अनदर यूनिट। रदरफोर्ड को भी, ठीक है ना, क्या, क्योंकि रदरफोर्ड और विलियम ही थे जिन्होंने बताया था कि एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर इमिटेड फ्रॉम, है ना, रेडियो एक्टिव सैंपल, है ना। और उन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और हमारे पास न्यूट्रल होता है। वो उन्होंने बताया, तो उनके समान में भी यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की। तो 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डिके पर सेकेंड। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 बेक्रेल, क्योंकि 1 डिके पर सेकेंड बेक्रेल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में। तो हम जानते हैं 1 क्यूरी कितना होता है, 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेक्रेल, या मैं कह सकता हूँ 3 इंटू 10, इसको मैं 10 टू द पावर 4 में तोड़ लूँ तो ये 1 रदरफोर्ड बन जाएगा। इंटू 10 टू द पावर 6 आएगा, उसको मैं 1 रदरफोर्ड लिख सकता हूँ। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो देखो डीके या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होता है रेडियोएक्टिव सैंपल का, इट इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन न्यूक्लियस विल डीके पर यूनिट टाइम। अभी आया कहाँ से, है ना। तो यदि आप ध्यान से देखो ना हमारे पास, तो देखो इसको हम यदि इसको समझें तो हम इसको ना ऐसे भी समझ सकते हैं कि डी एन अपॉन में डी टी इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा एन हमारे पास है, तो मैं लैम्डा को यदि लिखूँ माइनस के 1 अपॉन एन डी एन डी टी, तो ये टर्म तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी बता रहा है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर्वाइव्ड अपॉन में आ गए और कितने डिसइंटीग्रेट हो गए, वो ये हो गए। बट आफ्टर टी टाइम एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट सर्वाइव्ड एंड आफ्टर डी टी टाइम, है ना, डी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट डिसइंटीग्रेटेड। तो ये क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा, और अपॉन में क्या, टाइम है, तो डी टी टाइम में, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम। समझ में आया। तो दिस इज हाउ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड। तो इफ डीपी इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यूक्लियस डिकेज इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मैं उस केस में फिर मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, डी पी इज इक्वल टू लैम्डा डी टी लिख सकता हूँ। ठीक है, या लैम्डा इज इक्वल टू डी पी बटे डी टी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुई ना, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके जो है डी में गिवन दैट न्यूक्लियस इज नोन टू एग्जिस्ट एट टाइम टी। भाई टी टाइम तक तो नोन था, एग्जिस्ट था, इट सर्वाइव्ड एंड आफ्टर डी टी टाइम इट गोट डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशन लग गई ना कि वी नो डिट इट सर्वाइव्ड टिल टाइम टी एंड आफ्टर डी टी टाइम इट गोट डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है ना, तो भी वैसी बात है, SI यूनिट तो पर सेकेंड आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। तो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ ईच रेडियोएक्टिव स्पेस हर एक के लिए कांस्टेंट होगा, है ना। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में भी आपको। ठीक है, अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी मैंने बताई थी। तो रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द रेडियोएक्टिव सैंपल एट दैट इंस्टेंट। समझ में आया। तो ये है, यहाँ से हम इंस्टेंटेनियस प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन भी यही आता है कि प्रोबेबिलिटी जो है इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डीके हो गया पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, डीके जो है
पर यूनिट टाइम वो यही है लैम्डा। समझ में आई चीज़ें? द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल हैज़ डिकेड, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम इंस्टेंटेनियस रेट, तो वो क्या होगा, यही होगा। सर्वाइवल एंड डीके प्रोबेबिलिटी की यदि हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यूक्लियस सर्वाइव्स, तो न्यूक्लियस सर्वाइव कर गया तो हम जानते हैं, देखो क्या है, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स गुड एंड वो ये क्या अनडिकेड न्यूक्लियाई, ठीक है ना, समझ में आया। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे इनिशियली, ये सर्वाइव कितने किए, ये कितना है मेरे पास, ये तो ये तो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ऐसे तो लिखेंगे, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स आ गए एंड पार्टिकल्स गुड सर्वाइव, ये अनडिकेड है तो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी आ गया। प्रोबेबिलिटी डेट अ न्यूक्लियस डिकेज विद इन अ टाइम टी, तो ये टी टाइम में अप टू टाइम टी सर्वाइव कर गया। डीके कितने हुए हैं, तो सिंपल सी बात है, डीके प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो 1 माइनस के पी जो सर्वाइव कर गए हैं, है ना, ये 1 माइनस के ई माइनस के लैम्डा टी, ये जो मेरे पास आया, समझ में आया, ये हम निकाल सकते हैं 1 माइनस के, ये भी मेरे पास डीके देगा प्रोबेबिलिटी डीके, तो क्यूमुलेटिव डीके होगा अप टू टाइम टी। ना प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके बिटवीन टी एंड टी प्लस डी टी, तो देखो प्रोबेबिलिटी डेट अ न्यूक्लियस डीके इन अ स्पेसिफिक इंटरवल रिक्वायर्स 2 कंडीशंस, 2 कंडीशन चाहिए। पहले की तो न्यूक्लियस मस्ट हैव सर्वाइव्ड अप टू टाइम टी, पहले तो न्यूक्लियस सर्वाइव किया वो टाइम टी तक, और फिर उसके बाद वो डीके कर गया और सब्सिक्वेंट इंटरवल में डी में, ठीक है, समझ में आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग टाइम टू टी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिकेइंग इन डी टी टाइम, तो सर्वाइव कर गया ये हमने अभी भी निकाला कितनी, माइनस के लैम्डा टी, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके इन टाइम डी टी, हमने अभी ऊपर मैंने बताया था कितना था, लैम्डा डी टी, तो डी टी टाइम में कितना प्रोबेबिलिटी है उसका डीके होने का, ये लैम्डा डी टी आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो मेरे पास इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये, ठीक है, ये आ गया। तो मेरे पास कितना बचा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो दिस इज अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अनकंडीशनल कहने का मत देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये थी ना, इनिशियली मैंने बताया था, उसमें क्या कंडीशन थी कि हमारे पास हमें पता है कि टी टाइम तक न्यूक्लियाई क्या कर रहा है हमारे पास, मतलब न्यूक्लियाई इज देयर, इट इज़ प्रेजेंट, ठीक है। नाउ जब हम ये फैक्टर इंक्लूड करते हैं विच अकाउंट्स फॉर द फैक्ट दैट न्यूक्लियस माइट हैव ऑलरेडी डिकेड बिफोर रीचिंग टाइम टी, ठीक है ना। इट है, देखो टी टाइम में एक तो देखो ये है कि इट सर्वाइव्ड, ठीक है, वो डिके नहीं हुआ है। अब यहाँ एक तो डी टी टाइम में लूँ, एक देखो टाइम टी है और फिर इसके बाद कितना छोटे से समय के लिए मैं डी टी टाइम लिया, तो इस टाइम तक वो सर्वाइव किया, वो डिके नहीं किया। अब इस अप टू टाइम टी इट हैज़ डिकेड, वो डिके कर चुका है, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या है, डी टी टाइम में वो और कितना डिके कर रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्दर डिके टाइम में वो डिके कर रहा है, समझ में आया, ठीक है, ये है। तो दिस इज हाउ दीज टू प्रोबेबिलिटीज़ आर डिफरेंट, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आई चीज़ें, ये है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जैसे मैंने बताया मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया, ठीक है, इट सेटिस्फाइज इज नॉर्मलाइजेशन। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है ना, 1 देना चाहिए, तो 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी करोगे 1 अपॉन लैम्डा आएगा, सिंपली 1 देगा मुझे, ठीक है, तो ये होगी। तो ध्यान रखना छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पूछे डीके का, तो ये आप ये होता है इंस्टेंटेनियस डीके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम या डीके पर यूनिट टाइम, लैम्डा ही आएगा, बाय डेफिनेशन यही है, इनिशियली मैंने बताया था। तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम डेटा न्यूक्लियस डिकेज एट एन इंस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ व्हेन इट वाज क्रिएटेड, इट्स इज सिंपली डीके कांस्टेंट। तो लैम्डा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ही होता है, ठीक है, समझ में आया। यदि मैं इंस्टेंटेनियस प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, लैम्डा इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो डीके पर यूनिट टाइम आपसे पूछे तो सिंपली प्रोबेबिलिटी डीके पर यूनिट टाइम पूछे तो सिंपली लैम्डा है वो, ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।